प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त डी आर शर्मा आज प्रस्तुत हूँ रघुवीर सहाय की छोटी सी रचना के साथ। पिछले वीडियो में हमने तोड़ो कविता के बारे में पढ़ा था, समझा था। चलिए आज हम उनकी दूसरी कविता बसंत आया की व्याख्या समझते हैं, पढ़ते हैं। उसके पश्चात कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर भी नज़र दौड़ाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बसंत आया कविता कवि के द्वारा शहरी जीवन में हम प्रकृति से कितना दूर चले गए हैं उसकी ओर इंगित करती है। आज के भौतिकवादी युग में जब हम विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, वही हम प्रकृति से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें प्रकृति के साथ जीना या प्रकृति का आनंद लेना भी एक हमारे लिए अप्राप्य चीज़ हो गई है। तो इस कविता में एक उस कृत्रिमता भरी जीवन में बसंत किस प्रकार से आता है, कैसे बसंत का पता चलता है, उसी का वर्णन कुछ इस कविता में किया गया है। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। प्रसंग के रूप में मैंने पहली पंक्तियाँ आपको कह दी थी कि बसंत आया नामक ये कविता है रघुवीर सहाय की, जो हमारी अंतरा भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो प्रथम पद्यांश की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कोकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। यहाँ पर कवि शहरी जीवन में हम प्रकृति से कितना दूर हैं कि हमें ऋतुओं तक का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिस तरफ भी नज़र दौड़ाओ, कंक्रीट के जंगल या कंक्रीट के वो घर, वो मकान वही नज़र आएंगे। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेरी छोटी बहन मुझे दादा कह कर के पुकारती है, उसी प्रकार किसी एक बंगले से कि उसके आंगन में जहाँ अशोक का पेड़ लगा था, उसमें कोई चिड़िया कोकी, और चलती सड़क के किनारे जो लाल बजरी बिछी है, वहाँ पर लोग जब चल रहे हैं तो उनके पैरों के तले पेड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्ते जो लगभग सूख से गए हैं, तो चलने से, उनके पाँव के चलने से वो चुरमुरा रहे हैं, ऐसी आवाज़ें निकल रही है। और सुबह एक खिली हुई हवा, ऐसा लगती है गर्म पानी से नहा कर आई हो सुबह, अर्थात मौसम में कुछ आर्द्रता और गर्मी आ गई है, ऐसा कुछ लगता है इस सुबह में भी। और फुटपाथ पर चलते चलते इस तरह से मुझे ज्ञान हुआ कि बसंत आ गया है। या 2-3 संकेत कवि दे रहा है, किस प्रकार से कुछ महसूस हो रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि बसंत का आगमन हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पद्यांश में कुछ विशेष की बात कर लेते हैं। तो जैसा पहले हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर कृत्रिम जीवन जो शहर का है, जो आधुनिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उसमें किस तरह से हम प्रकृति से दूर हैं उसका वर्णन हुआ है। सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पैरों तले पत्तों का चुरमुराना, हवा का फिरकी की तरह आना, यह श्रव्य और दृश्य बिंब प्रस्तुत किए हैं कवि ने। भाषा आम बोलचाल की है, बिल्कुल सरल है। अब दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। अब बसंत के आने का ज्ञान और किन किन संकेतों से होता है शहरों में, उसका वर्णन कवि कर रहे हैं।
और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविता पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक और भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। और फिर कवि उसी बात की संकेत दे रहा है कि शहरी जीवन में हम किस प्रकार से ऋतुओं का पता लगाते हैं, बसंत आने का पता किस तरह से चलता है कि कैलेंडर में हम देख लेते हैं कि किस दिन मदन महीने अर्थात जो कामदेव का महीना जिसे कहा जाता है बसंत का महीना, कि उसकी पंचमी तिथि कब होगी। बसंत पंचमी से हम मानते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो ये कैलेंडर से हमें मालूम हुआ, प्रकृति से कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि प्रकृति तो देखने को ही नहीं मिल रही है। तो कैलेंडर से मालूम होता है कि बसंत की पंचमी कब होगी। और ऊपर से दफ्तर में भी छुट्टी थी, ये इस बात का बिल्कुल प्रमाण था कि आज बसंत पंचमी है। और बाकी ज्ञान जो बसंत का होता है वो कवि कहते हैं कि कविता पढ़ते रहने से ये भी पता था कि बसंत में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हम साक्षात परिवर्तनों को वहाँ पर नहीं देख पाते हैं, कविता वगैरह से वो ज्ञान देना पड़ता है, लेना पड़ता है कि किस तरह से बसंत आता है। कविताओं में क्या लिखा है कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, कि बसंत के आने पर, हम कविताओं में पढ़ रखा है कि बसंत के आने पर ढाक के जो जंगल है, जो पेड़ है, पुष्प है, वो आग की तरह खिल उठते हैं। अर्थात उनका फूलों का जो रंग होता है वो आग की तरह होता है। तो इस तरह से बसंत आने पर हमने कविताओं में पढ़ रखा है कि वो आग की तरह दहकने लग जाते हैं, खिलने लग जाते हैं, ढाक के वो पलाश के वो जंगल। और आम में बौर आ जाते हैं, अर्थात आमों में भी फूल आने लग जाते हैं। रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदन होंगे यशस्वी, नंदन वन होंगे यशस्वी। कवि कहते हैं कि बसंत के आने पर हमने यह भी कविताओं में पढ़ के रखा है कि दूर दूर तक के जो वन उपवन है, बाग बगीचे हैं, वो रस गंध और रंग से बिल्कुल लद जाते हैं, वो यशस्वी अर्थात भरपूर हो जाते हैं। उसमें एक नया रस आ जाता है, नई सुगंध फैलती है चारों ओर, ये हम जानते हैं। और मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। और हमने ये भी कविताओं में पढ़ रखा है कि बसंत के आने पर जो कोयल और भंवरे हैं वो भी अपना अपना कृतित्व अभ्यास अर्थात अपना मधुर संगीत सुनाते हैं। हम साक्षात रूप में उनको नहीं देख पाते हैं इस शहरी जीवन में, अपितु हमने कविताओं में पढ़ रखा है कि ये सारे संकेत, ये सारे परिवर्तन प्रकृति में होते हैं बसंत के आने पर। ये सारे जो कवि जिनका वर्णन कर रहा है कि सभी चीज़ें हमको या तो कैलेंडर से मालूम होती है या कविताओं के माध्यम से हमने प्राप्त की है। परंतु मैंने ये नहीं जाना कि आज हमें ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा कि आज हम इन चीज़ों का आलंबन लेकर के प्रकृति को जानेंगे। अर्थात हम प्रकृति से कितना दूर चले गए हैं, इसका कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि आज हमें इन चीज़ों का आलंबन, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब विशेष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शहरी परिवेश में जो हमारी कंक्रीट संस्कृति अर्थात जो कंक्रीट का जंगल हमने तैयार कर लिया है, बहुत मकान बना दिए हैं, घर ही घर बना दिए हैं या उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जिसको हम विकास कहते हैं, उतने हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं। इसी की ओर संकेत है। भाषा बिल्कुल सरल सुबोध है और दहर दहर में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न इसका जो परीक्षा उपयोगी रहेगा, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञान होता है
कि बसंत आ गया है। चिड़िया के कूकने की आवाज़, पेड़ों से जो पत्ते पीले होकर के नीचे गिर जाते हैं और वो सूखे हो जाते हैं, और इस तरह से जब सुबह होती है तो कुछ गर्म आभास देती है, तो ये सारे संकेतों से उसे पता होता है कि बसंत आ गया है। दूसरे प्रश्न की ओर, कोई 6 बजे सुबह फिर किस आई चलेगी, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। बसंत के आने से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है, क्योंकि इससे पूर्व सर्दी का मौसम होता है, शीत ऋतु होती है, तो हवा फिर किसी आती है, गर्म सी होने लग जाती है, तो एक सिरहन पैदा कर देती है, और उस ठंडक नहीं होती उस हवा में, तो उस बसंत ऋतु का वो एक प्रतीक होती है कि आने वाली है, जब इस तरह की हवा सुबह आपको आनंदित कर ले। बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? बसंत पंचमी के अमुक दिन कार्यालय में अवकाश होता है, छुट्टी होती है, इस चीज़ का एक प्रमाण कवि देता है कि उससे बिल्कुल ये पूरा स्पष्ट हो जाता है कि आज बसंत पंचमी है, और कैलेंडर तथा कार्यालय में अवकाश हुआ। कवि के अनुसार शहरी जीवन में मनुष्य प्रकृति में हुए बदलावों को देख नहीं पाता है, उसे कैलेंडर और कविताओं या साहित्य में ही निर्भर रहना पड़ता है, ज्ञान पर ही निर्भर रहना पड़ता है कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। और कविताएं पढ़ते रहने से आम और बौर आवेंगे, निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि यहाँ पर एक व्यंग्य भी कर रहे हैं कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरह से बसंत ऋतु के आने से हर चीज़ों में, प्रकृति में, वनस्पति में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए हमको आज कविताओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम साक्षात उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकृति रही ही नहीं। हम बिल्कुल प्रकृति से दूर चले गए हैं। एक भौतिकवादी संसार की रचना हमने कर ली है अपने निहित स्वार्थ के लिए। यहाँ पर अलंकारों की बात पूछी है प्रश्न नंबर 5 में। कोई 6 बजे सुबह नहाकर आई हो, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। दहर दहर दहकेंगे, हमने पहले भी आपसे बात कही थी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रकृति मनुष्य की सहचर्य, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तो प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। निसंदेह मनुष्य भी एक प्राकृतिक प्राणी है। प्रकृति से वो अपना जीवन, अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, परंतु आज हमने अपनी क्षणिक सुख सुविधाओं के लिए इतना हमने विकास कर ली, जिसको हम विकास कहें, विकास के नाम पर या सभ्यता के नाम पर हमने बहुत बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा दिए, और पहाड़ों के सीने हमने चीर डाले, खोद डाले, और बहुत सारे पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को हमने नष्ट कर दिया, जिसमें हम कहते हैं कि हमने विकास किया, परंतु उतना ही प्रकृति को मारकर, प्रकृति को समाप्त करके हम विकास कभी नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर जीवन को, अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को संरक्षित रखना है, तो हमें प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, इसका संरक्षण करना ही पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर पहले वाले प्रश्न में भी आ गया था कि बसंत आया कविता में कवि ने आज के इस भौतिकवादी युग में हम किस प्रकार से प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति संरक्षण के प्रति हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। अपने स्वार्थ के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए या क्षणिक सुख के लिए और क्षणिक भोग के लिए हमने इस पूरी धरा को, पूरी वसुंधरा को, इसके प्राकृतिक नैसर्गिक जो सौंदर्य, इसको हमने बिल्कुल कलुषित, कलंकित और बिल्कुल खंडित कर दिया है। तो इसमें ये जाहिर सी चिंता है कि आने वाला समय और भी दुष्कर होने वाला है। अगर इसी गति से हम प्रकृति से दूर होते रहे, प्रकृति का विध्वंस करते रहे और हम अपने लिए क्षणिक सुख के लिए इसके संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे, तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं जब प्रकृति का या इस मनुष्य जीवन का, मानवता का बिल्कुल समूल नाश हो जाएगा। यही कुछ चिंता कवि ने यहाँ पर की है, कहने का भाव। तो प्रकृति के साथ प्रिय विद्यार्थियों जीना सीखो, प्रकृति
को सुरक्षित करें, स्वयं को सुरक्षित रखें। आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।